हेलो स्टूडेंट, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम स्टडी करेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। पीछे की क्लास में हमने एरोबिक रेस्पायरेशन की स्टडी की थी, जिसमें जो फूड है, ग्लूकोज है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनएरोबिक रेस्पायरेशन ऐसा रेस्पायरेशन होगा जो ऑक्सीजन और एयर की एब्सेंस में होगा। द ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट जो सिंगल सेल वाला फंजाई है एंड सम बैक्टीरिया। तो मोस्टली हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन है, ईस्ट जैसे सिंगल सेल वाले फंजाई और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं विच कैरी आउट एन एरोबिक रेस्पायरेशन, जिनमें कौन सा रेस्पायरेशन होगा? एन एरोबिक, ऑक्सीजन और एयर की एब्सेंस में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया जिनमें एन एरोबिक रेस्पायरेशन होगा उनको हम एन एरोब्स कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? एन एरोब्स, जिनमें एन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। ओनली ए फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एन एरोबिक रेस्पायरेशन। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन है, तो कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में मींस कौन सा? एन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। द वर्ड एन एरोबिक मीन, एरोबिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन एरोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एन एरोबिक रेस्पायरेशन का मीन क्या होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड बाय ब्रेकिंग इट डाउन केमिकली। एरोबिक रेस्पायरेशन में भी ऐसा हुआ था कि जो फूड है उसकी ब्रेकिंग से एनर्जी रिलीज हुई थी। इसमें भी ऐसा हो रहा है कि फूड जो है उसके ब्रेकिंग से इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, बट द रिएक्शन डू नॉट यूज ऑक्सीजन। वहां ऑक्सीजन यूज हुई थी, यहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती। दो दे ऑफन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। A common example of anaerobic respiration in the action of yeast on sugar solution। अगर हम किसी सुगर सॉल्यूशन में सिंगल सेल वाले फंजाई ईस्ट को डाल दें तो उसकी वहां सुगर सॉल्यूशन में कौन सा रेस्पायरेशन होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा। द सुगर इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जहां एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज, शुगर, फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, वहीं एन एरोबिक रेस्पायरेशन में जो शुगर है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, बट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल। जहां एरोबिक रेस्पायरेशन में शुगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होती है और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वहीं एन एरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड, जो शुगर है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह पर वो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल। तो इस एन एरोबिक रेस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहेंगे। एन एरोबिक रेस्पायरेशन को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन, जिसकी इक्वेशन जो है वो यहां पर शो है। ग्लूकोज जो फूड है वहां पे किसकी प्रेजेंस में उसका ब्रेकिंग हुआ था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो हमने ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया। वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, यहां पे नो ऑक्सीजन। वहां पे क्या प्रोडक्ट बने थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्लियर है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यहां पे एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब कहां कहां ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीविंग मींस टू मेक फर्मेंटेड अल्कोहलिक बीवरेजेस। जो अल्कोहलिक बीवरेजेस का मींस जो वाइन्स है, जो शराब है, उसको बनाने के लिए। एंड ब्रेड मेकिंग, बेकरी इंडस्ट्री देखी होगी जहां बेकरी में डबल रोटी, टोस्ट ब्रेड बनाते हैं, वहां पर ईस्ट की हेल्प से कौन सा रेस्पायरेशन होता है? एन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए और डबल रोटी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट की एन एरोबिक रेस्पायरेशन को यूज किया जाता है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन स्मॉल स्टेप्स, ये भी छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। एंड नीड सेवरल डिफरेंट एंजाइम्स। अब जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन छोटे छोटे स्टेप्स में होगा तो इन छोटे छोटे स्टेप्स के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए।
लिविंग बीइंग की हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होगी वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये भी छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, तो इनको भी एंजाइम चाहिए। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रेस्पायरेशन इज मच लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पायरेशन। हमने दोनों रेस्पायरेशन की इक्वेशन देखी थी, दोनों में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में रिलीज होने वाली एनर्जी की अमाउंट सेम है? नहीं। एरोबिक रेस्पायरेशन के कंपैरेटिवली एनएरोबिक रेस्पायरेशन में मच लेस एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी। मींस एरोबिक रेस्पायरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। कहां कहां ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा? हमने देखा था कि मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन है। ईस्ट जो एक सिंगल सेल वाला एक फंजाई है, कुछ टाइप के बैक्टीरिया, सम बॉडी टिश्यूज आल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली। ईस्ट में होगा, कुछ बैक्टीरिया में होगा, सम बॉडी टिश्यूज, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जब हम फास्ट रनिंग करें या कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करें तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी की जो मसल्स है उनमें भी कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। नॉर्मली हमारी बॉडी की मसल्स में एरोबिक होगा, लेकिन जब हार्ड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट रनिंग करेंगे तो हमारी मसल्स में कौन सा रेस्पायरेशन होगा, एनएरोबिक होगा। अभी हम डिफरेंस करेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन इट ओक्यूर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पायरेशन इट ओक्यूर ओनली इन सम बैक्टीरिया, फंजाई, जिसको हमने ईस्ट लिखा था, सिंगल सेल वाला फंजाई। जर्मिनेटिंग सीड्स, सीड्स की जब जर्मिनेशन हो रहा है तो उस समय भी उनमें क्या होता है, उस टाइम पे भी उनमें एनएरोबिक होगा। सर्टेन एनिमल टिश्यूज लाइक स्कल्टल मसल्स, हमारी बोन, हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स है उनके अंदर, तो बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स में तो होगा ही होगा। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज या फास्ट रनिंग करेंगे उस कंडीशन में हमारी मसल्स में भी कौन सा रेस्पायरेशन होगा, एनएरोबिक। अदरवाइज इन मसल्स में कौन सा रेस्पायरेशन होगा, एरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन जो है हमने पीछे किया था, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एनएरोबिक का मीन क्या था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। हमने ये भी देखा था कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पायरेशन में हमने देखा था कि ग्लूकोज का, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। इसमें क्या बना था, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, तो क्या बनता है, एथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बनेगा, एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ईस्ट और फंजाई में होगा। और हमने ये भी देखा था कि कुछ कंडीशन में एनिमल टिश्यूज में, हमारी मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि जो ईस्ट जैसे जो फंजाई है, सिंगल सेल वाले, उनमें तो ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और मसल्स के अंदर जब इनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। यही हमारा नेक्स्ट डिफरेंस भी है। इट प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एरोबिक के कंपैरेटिवली एनएरोबिक रेस्पायरेशन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। अब इसी हमारी मसल्स में होने वाले एनएरोबिक रेस्पायरेशन का हम एक पॉइंट करेंगे। ये एक डायग्राम, एक फोटो, एक पिक्चर आप देखेंगे। ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग सम मसल्स में रेस्पायर एनएरोबिकली। ये कोई पर्सन है जो वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें जो फोर लिम्स, जो हाथों की जो मसल्स है, ये मसल्स जो है इनमें कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक। आवर मसल्स आल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन।
नॉर्मली तो हमारी जो मसल्स है उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन ही होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कंडीशंस कौन सी बताई थी कि हैवी एक्सरसाइज या फिजिकल जब वर्क करेंगे तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारी मसल्स में भी कौन सा रेस्पायरेशन होगा, एनएरोबिक। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, लॉन्ग आवर्स ऑफ जॉगिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि इनमें हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, क्योंकि हमारे मसल्स को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, और जब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल्स को ऑक्सीजन क्या चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो एनर्जी लिमिटेड बन रही है। तो इस कंडीशन में, इन सच कंडीशंस, इन सच केसेस एनएरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्यूर फॉर ए शॉर्ट व्हाइल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हम हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन से जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो लिमिटेड है, और हैवी एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारी मसल्स में कौन सा रेस्पायरेशन होने लगेगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होने लगेगा, और एनर्जी बनने लग जाएगी जो मसल्स की एनर्जी डिमांड को पूरा कर देगी। अब जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन हमने ऊपर देखा था कि जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन हमारी मसल्स में होगा तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसी लैक्टिक एसिड के बनने से हमारी मसल्स में फटीग, थकावट भी आ जाती है, क्रैम्प, हम कहते हैं कि मांसपेशियां जो है उनमें जकड़न आ जाती है। तो ये क्रैम्प और फटीग जो बनती, जो हेवी एक्सरसाइज में जो होता है वो क्यों बनता है, क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड बनता है। क्रैम्प्स एंड फटीग ऑक्यूर समटाइम्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के बाद में हमें फटीग, थकावट भी हो जाती है, हमारी मांसपेशियां भी जो है वो उनमें क्रैम्प आने लगते हैं, बिकॉज द मसल सेल रेस्पायर एनएरोबिकली, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज में मसल सेल्स जो है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करेगी, जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसमें, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में अकुमुलेट होगा, स्टोर होगा, तो क्या होगा, क्रैम्प और फटीग होगी। ए मसाज और हॉट वाटर बोथ, अगर हम मसाज करेंगे या हॉट वाटर बोथ, जैसे गर्म पानी की कोई बोतल वगैरह हम यूज करेंगे, गिव्स रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प, उससे हमारी जो मसल्स में क्रैम्प है उससे हमें रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीजन क्या है, एज दे इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जब हम मसाज करेंगे या हॉट वाटर बाथ यूज करेंगे तो इस कंडीशन में हमारी मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल, ब्लड का सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में ज्यादा होगी। दिस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो लैक्टिक एसिड बना है उसका ब्रेकडाउन होगा और वो चेंज हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा।